3-4 days before I had taken a session on IITC, and there was a disturbance on technical part. So today we will be discussing on the e-way bill and annual return. E-way bill and annual return. What is e-way bill? Can anyone reply in the chat box? Those who are aware e-way bill. Yes. Vishnu is doing yoga, I think. Yes, what is e-way bill? Anyone aware? E-way bill. What is e-way bill? Good trial, Anish. Good trial. Movement of goods, movement of goods, movement of goods. So just a second, sir. ये थोड़ा स्क्रीन का सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। ये परफेक्ट सेटिंग है सर। नहीं, मेरे इसमें जो फोटो दिखते हैं ना, वो मैं थोड़ा सा बाजू को ले रहा था कहीं पे, तो भी बट ठीक है। वो फोटो का जो आता है दिखता है ना, वो थोड़ा सा ठीक है, बट अभी हाँ। So friends, all of you are replying that movement of goods के लिए लगता है। Friends, the most dangerous thing under GST, is e-way bill. Dangerous in the sense, there are mistakes and the penalty is in heavy amount. Maharashtra e-way bill provision was not there before GST. Before GST, every state had their different rule on the e-way bill. Some different name was given, Sugam, Sagam, Sulabh, Farm, etc. And assuming कि गाड़ी अगर जा रही है महाराष्ट्र से आसाम में, तो हर एक स्टेट का जो भी कंप्लायंस होता वो करना पड़ता था. And in that case, you know, where a sad part of corruption which was there. And जैसे महाराष्ट्र से अगर कोई गाड़ी निकलती है आसाम में, मुझे कोई क्लाइंट पूछता था, सर वो यूपी का क्या करना है, वो यूपी में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता था, तो मैं आई वाज नॉट एबल टू आंसर, बिकॉज हर एक स्टेट का तो मुझे मालूम नहीं हो सकता है, फॉर्म्स एंड वेबसाइट्स और उसका कंप्लायंस. और पहले भी काफी सीरियस था और जीएसटी में भी काफी सीरियस थे. तो गाड़ी अगर पकड़ी जाती है, कुछ डिस्क्रिपेंसी होती है, तो वो पेनल्टी लैक्स और करोड़ में होती है. मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल अभी भी, मतलब हर रोज हर महीने में 4-5-6 केसेस आते हैं जहां पे गाड़ी पकड़ी जाती है. जेन्युइन केसेस एक्चुअली उसमें बहुत ज्यादा सामने भी आ रहे हैं. और ई-वे बिल में कुछ मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक, डेट, इनवॉइस नंबर, बट ऑफिसर इज आस्किंग कि आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी जितना टैक्स अमाउंट उसका 200%. सो विच इज वेरी हेवी. On this e-way bill, I had a discussion with the transporter as well for 1 or 2 hours almost. Tried to explain their issue to finance minister as well, but somehow still that issue is not resolved. There is a problem at the boat end. Government, whatever they are fraud, they are able to detect. These all the frauds, you just Google it. There are a number of frauds. The important reason or important factor because of which government is able to detect is e-way bill. So there is a problem at the both end. Many people are doing a bogus transactions, and therefore government is making the e-way bill provision strict instead of relaxing the provision. So this is a problem at the government end, trader end. कि जो लोग चोरी करते हैं उनके से ई-वे बिल बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं प्रोविजंस, और उसकी वजह से जो जेन्युइन पर्सन है वो सफर कर जाता है अगर उसने जेन्युइन मिस्टेक कुछ की तो. एंड गवर्नमेंट के इन पे प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इस प्रोविजन को इतना स्ट्रिक्ट रखा है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू द मिस्टेक. अगर मिस्टेक होती है और ऑफिसर आपको कैच करता है, देन दैट पेनल्टी इज वेरी हेवी. मतलब नॉर्मली जब भी कभी मुझे 7-8 बजे मिस कॉल दिखता है मॉर्निंग में, तो मैं खुद समझ लेता हूँ गाड़ी पकड़ी गई है. क्लाइंट आपको नॉर्मली एक फोन करके रुक जाता है,
2 फोन करके रुक जाता है, बट अगर क्लाइंट ने 5-6 फोन कर तो समझ लेना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कुछ ना कुछ जीएसटी की। और मेरा 100% अभी तक का अनुमान सही निकलता है कि जब भी मुझे 5-6 मिस कॉल पड़ते देन गाड़ी ही पकड़ी जाती है। और इसमें और एक पैनिक सिचुएशन ही होती है, मैं होता हूँ पुणे में, क्लाइंट होता है मुंबई में, गाड़ी पकड़ी जाती है यूपी में, और टाइम होता है सुबह का, शाम का, कोई भी टाइम हो सकता है। साउथ में रहता और सिचुएशन खराब होती है। हम क्या बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता, वो क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आता है। सो therefore, e-way friends is very, very, very important. If you are going for audit at any location, internal audit or maybe GST compliance, you just check the e-way compliance. You will definitely find a mistake. Our intention is not to find the mistake, but to streamline the procedure. Just to tell you before I start the session, what is the penalty under e-way bill? अगर आपने मान लो आपने इनवॉइस बनाया, आप जेन्युइन टैक्स पेयर हो, आपने इनवॉइस बनाया, इनवॉइस के साथ आपने ई-वे बिल बनाया और गाड़ी जा रही है पुणे से दिल्ली आसाम में, यूपी वाले ऑफिसर ने गाड़ी पकड़ी, वो देखता है यार आपका गाड़ी नंबर तो गलत है, तो आप बताते हो सर ये गाड़ी अभी जस्ट चेंज हुई है 5 घंटे पहले, पहले वाली गाड़ी खराब हुई थी तो ई-वे बिल पे चेंज करना रह गया। नहीं, ही विल से नो बॉस, आपका इंटेंशन टू इवेट द टैक्स है, आई विल चार्ज यू 200% ऑफ पेनल्टी। वो गाड़ी नहीं छोड़ेगा आपकी, कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। फिर क्लाइंट बोलेगा कंसल्टेंट को कि आप क्या कर रहे थे, हम बोलेंगे सर हमारे पास में थोड़ी होता है। इसलिए सिस्टम स्ट्रीम में होना जरूरी है। इसलिए जो पर्सन ई-वे बिल बनाता है उसको इस कंप्लायंस का इंपॉर्टेंस बताना जरूरी है कि बॉस तू जो कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर मिस्टेक हो गई तो मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा ठीक से। जीएसटी रिटर्न, ई-वे बिल, सॉरी जीएसटी रिटर्न अगर लेट होता है, कुछ होता है तो हम अगले मंथ में ठीक है कर लेते हैं, बट इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है, पेनल्टी भरनी पड़ती है। मान लो 1 करोड़ के गुड्स है जिसके ऊपर 18 लाख की लायबिलिटी है, तो आपको 36 लाख की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, 36 लाख ऑफ पेनल्टी, वेरी बिग अमाउंट। और क्या मिस्टेक है, सिर्फ गाड़ी नंबर नहीं था ठीक से। और जो नॉर्मली हम सब के पास होते हैं चीजें, वो सभी जेन्युइन टैक्स पेयर होते हैं। सो देयरफॉर ई-वे बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू गो एट एनी लोकेशन, गो एट एनी कंपनी, definitely what so big it is, you will find a mistake. Our intention not to find a mistake. I am again repeating, we want to streamline the e-वे बिल सिस्टम। उनको बताना जरूरी, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ उनको पहले बताता हूँ ई-वे बिल का कैसा आपका ठीक है, वो बोलता है एकदम बेस्ट है। फिर जस्ट ई-वे बिल लॉग इन करिए और रिपोर्ट डाउनलोड करिए, आपको एक नंबर ऑफ मिस्टेक मिलेंगे। एक इनवॉइस का ई-वे बिल बना ही नहीं है, बना है तो अपडेट किया ही नहीं है, उसका पार्ट बी पार्ट ए होता है ई-वे बिल का, वो पार्ट बी बना ही नहीं है। सो ये सब चीजें होती है। सो वी नीड टू टेक केयर, वी नीड टू ऐड द वैल्यूज टू क्लाइंट। I hope you understood the importance of e-वे bill. What is e-वे bill? I will reply. So please reply in chat box yes or no. e-वे bill का इंपॉर्टेंस समझ में आया है? Yes, सिद्धेश, मयूर, जिनल, विष्णु, ओके। और फ्रेंड्स, what is electronic e-वे bill? I will say जीएसटी का एक एडवांटेज है e-वे bill, इन द सेंस पहले हर एक स्टेट का अलग अलग ई-वे बिल कंप्लायंस का लॉ था। In GST we have a single e-वे bill for movement from one location to another location irrespective of state cover in that. So it is something advantage. It is required for movement of goods along with either invoice or delivery चलन। अगर आप माल बेच रहे हो तो इनवॉइस प्लस ई-वे बिल जाएगा, अगर आप माल सिर्फ भेज रहे हो कुछ जॉब वर्क या कुछ अदर रीजन से तो डिलीवरी चलन प्लस ई-वे बिल जाएगा। सो ई-वे बिल इज मस्ट। नाउ हम इनवॉइस बनाते हैं तो फिर ई-वे बिल क्यों चाहिए वापस, वाई? और इनवॉइस बनाते हैं, जीएसटी R1 में अपलोड करते हैं, मंथली क्वार्टरली ईयरली सब रिकंसिलिएशन करते हैं, गवर्नमेंट के पास इतना सारा डेटा है, तो ई-वे बिल क्यों चाहिए वापस साथ में? व्हाई दिस अगेन कंट्रोल? बिकॉज हम इनवॉइस बनाते हमारे ईआरपी में होता था, इतने दिन तक ई इनवॉइस कंसेप्ट नहीं थी, इतने दिन तक ई इनवॉइस नाम की कंसेप्ट नहीं थी। अगर टाइम परमिट करे तो मैं टच करूंगा या फिर कल प्रीतम टच करेगा इसको। तो ई इनवॉइस अलग कंसेप्ट है, बट जब हम इनवॉइस बनाते हैं हमारे टैली में होता है वो, तो हम उसको चाहे जब चेंज कर सकते हैं। बट एक बार ई-वे बिल बनाया मतलब वो डेटा अगर गवर्नमेंट के पोर्टल पे गया, ई-वे बिल पे सब कुछ डेटा जो होता है वो इनवॉइस का ही होता है। आपका जो बिल है वही डेटा सब ई-वे बिल पे जाता है, सिर्फ उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए कंटेन्स द ऑल द डेटा ऑफ इनवॉइस, पार्ट बी कंटेन द डेटा ऑफ द व्हीकल, जो गाड़ी है उसका व्हीकल नंबर उस पे होता है पार्ट बी में।
ई वे बिल के। सो ई वे बिल के इसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है। पार्ट ए इज कॉपी ऑफ रेप्लिका ऑफ इनवॉइस डेटा, पार्ट बी व्हीकल डेटा। तो so why ई वे बिल? Because it is uploaded on the government portal. एक बार गवर्नमेंट पोर्टल अपलोड किया, you cannot do the changes, therefore additional document। फ्रेंड्स, इसका एक प्रॉब्लम महाराष्ट्र में अभी तक ई वे बिल का इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है, बिकॉज महाराष्ट्र ऑफिसर्स, दे आर जेन्युइन, दे आर नाइस ऑफिसर्स, दे आर नॉट aware of the malpractices followed in the e-way bill by other states officers। अभी तक महाराष्ट्र में इतना सीरियस नहीं है इशू ये ई-वे बिल का। मतलब मान लो आपकी गाड़ी पुणे से मुंबई जा रही, तो ऐसा कभी मुझे तो ऑब्जर्व नहीं हुआ कि ई-वे बिल की गाड़ी पकड़ी गई है। कुछ डिस्क्रिपेंसी थी तो अपने यहाँ के अपने समझ लेते, चलो ठीक है, और जेन्युइन हो सकता है शायद। बट ये यूपी बिहार सब जगह पे, दिल्ली वगैरह, यहाँ पे सब जगह पे, साउथ में ये पहले से कंसेप्ट थी। और जीएसटी जब आने वाला था तब ये ई-वे बिल के ऊपर डिस्कशन नहीं था, बट जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद ई-वे बिल सडनली आ गया फटक के नीचे, बिकॉज ऑल स्टेट डिमांडेड इट, बिकॉज दे वांटेड इट। इसका एक एडवांटेज जो हुआ है, जो सुनने में आया है, कि जो ट्रैवल टाइम है, पहले क्या होता था कि हर एक स्टेट के ऊपर एक चेक पोस्ट होता था, वहां पे गाड़ी रुकती थी, फिर वहां पे सब कुछ चेक, उधर की स्टेट की प्रोसीजर करो, वहां पे उस लाइन में रुको, जैसे आज वैक्सीन की लाइन में रुकते लोग, तो उस लाइन में रुको, फिर वो कंप्लाइंस करो। ऐसे अगर मान लो 5 स्टेट से गाड़ी जाती है, तो उसमें 2-3 दिन एडिशनल चले जाते थे। सो व्हाट इज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ट्रैवल टाइम काफी अच्छा, ट्रैवल टाइम जो है, ट्रैवल टाइम इन द सेंस, वो काफी हद तक कम हुआ है। मतलब अगर महाराष्ट्र से अगर गाड़ी असम जा रही तो पहले 3 दिन लगते थे, अभी वो 2.5 दिन में पहुंच रही है। सो ट्रैवल टाइम इज डेफिनेटली रिड्यूस as per the discussion which I had with the transport companies। E-way bill is required for all the movement of goods। सर्विस की मूवमेंट होती है दोस्तों, सर्विस की मूवमेंट होती है क्या नहीं होती है? सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स अभी तक। और जीएसटी की एक अच्छी बात है, मतलब हमारे लिए भी, गवर्नमेंट के लिए पूरा डेटा ऑनलाइन है, सब कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट अवेलेबल, बटन ऑफ क्लिक। गवर्नमेंट को चाहिए पुणे से कितने ई-वे बिल निकले इस दिन से इन दिन तक, गवर्नमेंट कैन हैव दैट डेटा, दे कैन कंपेयर द डेटा। अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑल इंडिया की यहाँ पे डेटा समराइज्ड। सो 185 crores of e-way bill has been generated, very big number। कितने रिटर्न्स फाइल है? 1,30,00,000 टैक्स पे रजिस्टर्ड है जीएसटी में। ई-वे बिल का ये 2 पोर्टल है जहां से ई-वे बिल बनता है। ई-वे बिल के लिए कोई सेपरेट, मतलब बनाने के लिए जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ई-वे बिल की, कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन की ऐसे अलग से एडिशनल प्रोसीजर नहीं है। यू जस्ट नीड टू मेंशन द जीएसटी नंबर, आपको ओटीपी आ जाएगा एंड पासवर्ड क्रिएट करना, दैट्स इट। ऑल डेटा जीएसटी पोर्टल से ई-वे बिल पोर्टल पे शिफ्ट हो जाता है। सो ई-वे बिल कब चाहिए? जब मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है एक जगह से दूसरे लोकेशन से। पुणे से मुंबई हो रही है, ई-वे बिल लगेगा। पुणे से दिल्ली हो रही है, ई-वे बिल लगेगा। इसमें वैल्यू की कंडीशन है, कुछ है वैल्यू की कंडीशन यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर की 50,000 का लिमिट है। अगर 50,000 से ज्यादा है तो वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो कंपल्सरीली ई-वे बिल बनाना है। You have to prepare the e-way bill when the goods are moving from one state to another state, when the value of goods is exceeding 50,000. What about within the state? Within the state, every state under SGST Act issued a different notification for the criteria. Just to tell you, हाँ, यहाँ पे एक मैंने दिखाया हुआ है कि क्राइटेरिया क्या है इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए, विद इन द स्टेट मूवमेंट। जैसे गुजरात में बताया गया है कि ई-वे बिल नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंट्रा सिटी मूवमेंट। अगर इंट्रा सिटी मूवमेंट होती है गुजरात में तो उसके उनके उधर की उधर ही सिटी के सिटी में तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएवर वैल्यू में भी, मतलब 1 करोड़ भी हो सकता है। वेस्ट बंगाल ने 1 लाख का लिमिट रखा है, तमिलनाडु में भी 1 लाख का लिमिट है, गोवा में 22 चीजें कुछ दी हुई है, केरला में
रिक्वायरमेंट नहीं हुई, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। महाराष्ट्र में, इन महाराष्ट्र व्हाट इज द कंडीशन फ्रेंड्स? आई थिंक यू विल बी अवेयर, व्हाट इज इट? प्लीज रिप्लाई। Maharashtra traveling goods from Pune to Mumbai, in which when the value is exceeding, what amount is exceeding, then e-way bill is required. Deepali 1 lakh, Mayur 50,000. So Suresh, Rohit, right? 50,000, 1 lakh, 1 lakh 50,000. So friends, it's a 1 lakh. Maharashtra government has said कि महाराष्ट्र में ही गुड्स अगर ट्रैवल हो रहे हैं तो 1 लाख के ऊपर है तो ही ई-वे बिल लगेगा। इन दिस केस आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, अगर आपके क्लाइंट्स के नॉर्मली कंसाइनमेंट 1 लाख के ऊपर है, 50,000 के ऊपर है, तो उनको बोलो सबकी ई-वे बिल बनाओ। मतलब 10,000 वाला है तो नहीं बनाने से नहीं, सबका बना दो, एक सिस्टम रहेगी। मतलब कंपैरिजन भी हो सकता है, मैचिंग कंसेप्ट भी हो सकती है। सो इफ योर क्लाइंट्स कंसाइनमेंट जो जा रहे हैं वो नॉर्मली 60,000, 70,000, 1 लाख के आगे होते हैं, तो सबका बनाते जाइए ई-वे बिल, तो एक मैचिंग भी हो सकता है। बिकॉज मैं जब शुरुआत में जब ई-वे बिल आया तब बोलता था कि गवर्नमेंट आपको आगे जाकर रिकंसिलिएशन मांगेगा डेफिनेटली, ई-वे बिल का और जीएसटीआर1 का, और उन्होंने मांगना शुरू किया था। बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने भेजा भी था डेटा कि हमें रिकंसिलिएशन दीजिए। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर1 एंड ई-वे बिल? देयर इज बाउंड टू बी अ डिफरेंस बिकॉज जीएसटीआर1 इज अ सेल्स whereas ई-वे बिल इज फॉर द मूवमेंट। I understood, hope you understood the difference. ई-वे बिल कब लगता है? मूवमेंट के ऊपर लगता है। Now friends, these are the peculiar care query which I get every day. So goods are going from one state to another state, value more than 50,000, e-way bill required. Please reply in chat box. Chetan, yes, in Maharashtra e-way bill is required within the city as well. दोस्तों ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है कि बाबा ई-वे बिल 10 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर तक लगता नहीं है। ये व्हाट्सएप अफवाह है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाह है। शुरुआत में कुछ व्हाट्सएप में मैसेज आया था 2 साल पहले, तब से कुछ लोगों के दिमाग में आज भी है कि 10 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर तक मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे को ई-वे बिल लगता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। Actually, Okay, so all of that you are saying required. sorry, that concept of kilometer is for the logistics transactions. Logistic. Yes, no, I'm going to explain, sir. No, But many people, just. I'm going to explain that. But many people are still under impression that from one location to their customer location or might be another location, the e-way bill is not required for 5 kilometer, 10 kilometer. So टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर्ड, मान लो कभी कभी सप्लायर टैक्स इनवॉइस बना देता है, गुड्स उसके पास ही रखता है, ई-वे बिल लगेगा? आदित्य ओके, जिनल नो नो नो, दीपाली नो, ओके, सो यू आर करेक्ट फ्रेंड्स। कल ही मुझे एक क्वेश्चन है सीए ने पूछा था, तो मतलब स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन। एक ध्यान में रखना, ई-वे बिल लगता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट हो रही है तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अच्छा मुझे बताइए, कंपनी के 2 यूनिट है, बाजू बाजू में है, और एक बड़ा सारा मशीन लेके जाना है बाजू वाले यूनिट में, बस एडजेसेंट टू ही है, ई-वे बिल लगेगा या नहीं लगेगा? परफेक्ट, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। इतना सारा अगर बड़ा है तो गाड़ी से ही जाएगा। ई-वे बिल का सिंपल फॉर्मूला आपको बताता हूं। व्हेन गुड्स आर मूविंग बाय मोटराइज्ड व्हीकल, व्हेन गुड्स आर ऑन द रोड, ई-वे बिल इज कंपल्सरीली। भले वो इतना सा डिस्टेंस जा रहा है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, एक एरिया से दूसरी एरिया में, ई-वे बिल लगेगा। अच्छा मुझे बताइए कि अभी जैसे आईटी कंपनीज होती है, उनके एम्प्लॉइज को लैपटॉप देती है, वो एम्प्लॉय हर रोज लैपटॉप लेके घर पे जाता है, वापस कंपनी में आता है। अभी तो कोविड सब घर से काम कर रहे हैं, तो ई-वे बिल का ई-वे बिल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नो, ठीक है चलो ओके। अगर कुछ गुड्स, हेवी गुड्स कुरियर से भेजे तो, हाई वैल्यू गुड्स कुरियर से भेजे, ई-वे बिल लगेगा? नो, यस, नो, ओके ठीक है। हम 6 लोगों की टीम जा रही है, मान लो आपके ऑफिस में आप 3 लोग जा रहे हो ऑडिट को, लैपटॉप लेके बैंक ऑडिट को जा रहे हो, ई-वे बिल लगेगा क्या? नहीं, नो, चलो ठीक है। कभी कभी गुड्स 2 व्हीलर पे मूवमेंट की जाती है, मान लो फॉर एग्जांपल होता है, बहुत बार देखते हैं हम लोग, क्या ई-वे बिल लगेगा उस केस में? तो सब कैंसर नो है।
दोस्तों आप सब फेल हो रहे हो एग्जाम में। फेल मतलब अभी के मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। let us purposefully I taken a question. These are the peculiar question which I get. Now let us understand the concept by way of law. What law is saying? Yes, very important. Rule 138, sub rule 1. Now each and every word is very important. Who causes the movement of goods? Every registered person who causes the movement of goods of a consignment value exceeding 50,000 in relation to supply for a reason other than supply, e-way bill is required to be prepared. वापिस एक बार समझिए, हर एक आदमी जब मूवमेंट कर रहा है, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, सप्लाई या अदर देन सप्लाई है, ई-वे बिल बनाना जरूरी है। वापिस एक बार, ये 3-4 चीजें ही आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देंगी। Every registered person doing movement of goods of a consignment value exceeding 50,000 in relation to supply for a reason other than supply, ऐसा आदमी जो मूवमेंट करता है गुड्स की जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई? होप यू रिमेंबर, Ravi has discussed with you in the first session. Supply includes all form of transactions such as barter, lease, rental, exchange for consideration in the course of furtherance of business. This includes schedule 1 transaction, right? So in relation to supply for reason other than supply, for reason other than supply मतलब ऐसे ही भेज रहा हूं, मेरे पास लैपटॉप कम थे, ऑडिट था, प्रेशर था, राजेश सर बोला सर मुझे लैपटॉप दीजिए आपके, सर ने दे दिए 2-3 लैपटॉप। कुछ चीजें रिपेयर को जा रही है कंपनी से बाहर, हो सकता है सैंपल के लिए जा रही है, हो सकता है अप्रूवल के लिए जा रही है, हो सकता है टेस्टिंग के लिए जा रही है, अदर देन सप्लाई। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। वापिस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं अभी जो मैंने पूछे थे आपको। IT companies giving laptops to employee, whether e-way bill required? चेतन सिंह यस, बाकी लोग क्यों खामोश क्यों है, ये सन्नाटा क्यों है? अच्छा अभी प्रसिद्धि यस, गुजराती नो, सुरेश नो, ये आदित्य यस, दीपाली नॉट अ कंसाइनमेंट ऑफ अ वैल्यू। फ्रेंड्स स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देखा जाए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो गवर्नमेंट के एफएक्यूज भी आए थे उसके हिसाब से अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो रिक्वायर्ड है। गवर्नमेंट ने एक एफएक्यू में बताया था कि जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर है वो गाड़ी बनाते और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं इसकी गाड़ी बनाने के बाद, और उसको चला के मूवमेंट करते हैं, उसको चला के मतलब ही इज ड्राइविंग दैट व्हीकल, वेदर ई-वे बिल रिक्वायर्ड, दे हैव गिवन यस इट इज रिक्वायर्ड। So on that parlance, on that background, it is required. So in this way we need to understand the e-way bill कि जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है तब ई-वे बिल लगेगा 50,000 के ऊपर से। Practically speaking, not possible for IT company, government also not asked any time, not for also CA also, but like कुछ सर्विस इंडस्ट्री में मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर बड़े पैमाने पे तो दे शुड प्रिपेयर द ई इनवॉइस, सॉरी ई-वे बिल एज वेल। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, फोटोग्राफर अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, उनकी इक्विपमेंट हाई वैल्यू हो सकते हैं, 10-1 लाख के इक्विपमेंट हो सकते हैं, दे शुड इंश्योर द कंप्लायंस। गाड़ी अगर रास्ते में पकड़ी गई एंड अगर उनके पास ई-वे बिल नहीं होगा तो शायद तकलीफ हो सकती है। And it is not just for the supply, it is for all the reasons. Pratik is saying we are not generating invoice or delivery challenge. You will have to generate in GST if you are doing a movement of goods other than supply, you will have to prepare delivery challenge. कोई भी सर्विस देखा जाए तो सी लोगों के लिए भी अगर हम लैपटॉप एक दूसरे जगह पे लेके जा रहे हैं तो वी हैव टू प्रिपेयर द डिलीवरी चलन। मतलब इतना कोई सीरियसली लेता नहीं है, ना ही कोई बनाता है, बट डिलीवरी चलन तो लगता ही है। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए जब गुड्स रास्ते पे हो, ध्यान में रखना। What is important when goods are on the road, you should have the e-way bill with you. You should have either a tax invoice or e-way bill, tax invoice और डिलीवरी चलन, दोनों में से एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
प्लस ई वे बिल अगर वैल्यू 50,000 1 लाख से ज्यादा है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कि ई वे बिल का डेटा इनवॉइस के साथ परफेक्टली मैच हो, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, एचएसएन, पिन कोड सब कुछ मैच हो। चौथा जो गाड़ी में जा रहा है वही गाड़ी के डिटेल्स ई वे बिल पे हो। अगर गाड़ी चेंज हो गई तो ई वे बिल में व्हीकल डिटेल चेंज करने का ऑप्शन है। अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई यस और नो। ओके, राज, मयूर, विजय, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट को आप हमेशा ध्यान में रखो कि जब मूवमेंट हो रही है तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही है। एक तो टैक्स इनवॉइस होगा, डिलीवरी होगा, चलन, प्लस ई वे बिल हो सकता है। अगर वैल्यू विद इन द स्टेट 1 लाख के ऊपर तो ई बिल कंपलसरी है। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर है तो 50,000 है। उसके बाद ई वे बिल में जो डेटा जाएगा वो मैच होना ही चाहिए, वो आपके इनवॉइस के साथ मैच होना चाहिए पूरा का पूरा। मतलब प्रोडक्ट डिटेल्स, एचएसएन, क्वांटिटी। मैं एक आपका क्लासिक केस बताता हूँ, मतलब जो मेरे पास रिसेंटली आया था कि टैक्स रेट का एक कॉलम है ई वे बिल में, वो सिलेक्ट करना पड़ता है अगर 9% है या 18% है। टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाती है। तो क्लाइंट ने सब कुछ डिटेल बराबर डाली, टैक्स रेट डालते वक्त उन्होंने डाला ही नहीं है, सिलेक्ट किया नहीं, मालूम है टैक्स अमाउंट 0 आ गई। जेन्युइन कंपनी, listed company paying taxes regularly, officer caught the vehicle, he asked to pay the penalty. Understood? So very important कि ई वे बिल पे डेटा सब कुछ सेम होना चाहिए। इसलिए बहुत सारी कंपनी अभी उन्होंने वो आईटी का कुछ सेटिंग बीटिंग किया है आईटी के कंपनी के साथ, तो वो डेटा पूरा टैली से ऑटोमेटिक ई वे बिल बन जाता है। बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कंपनी में बात करोगे वो बोलते हैं हमारा सब कुछ सही है, ठीक है, एकदम बेस्ट है, बिल आप देखिए सब कुछ बन रहा है। बट अगर जब व्हीकल जब एक लोकेशन से दूसरे दूर वाले लोकेशन पे जाती है, मान लो 1,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है 2-3 बार गाड़ी चेंज होती है, व्हीकल चेंज होती है। सो क्या वो अपडेट किया जाता है क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर अ रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी शुड एडवाइज द क्लाइंट दैट यू शुड हैव एग्रीमेंट विद द ट्रांसपोर्टर कि बाबा जब भी तो व्हीकल चेंज करेगा यू शुड इंश्योर पार्ट भी अपडेट करेगा। अगर नहीं किया, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यू विल बी पार्टी विल रिबर्स दैट अमाउंट, बिकॉज इट्स नॉट आवर मिस्टेक, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। Who can update the change of vehicle number? Friends, the way law is designed and ultimately the sufferer is a supplier and government has not 100% said कि बाबा ट्रांसपोर्टर को ही करना है, इसमें सप्लायर का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। अल्टीमेटली देखो दोस्तों, अगर आपके गुड्स कभी जा रहे और गाड़ी रास्ते में पकड़ी गई, ट्रांसपोर्टर इतना पैनिक नहीं होता, थोड़ा सा ही होगा, हाँ हाँ मैंने आदमी को बता दिया है, वो आप देख रहे हैं, ऑफिसर के साथ बात करें। और अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो अकाउंटेंट, वो फाइनेंस वाला बंदा, वो कंसल्टेंट, कंपनी का बॉस। तो इसके लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है ट्रांसपोर्टर के साथ, उसमें क्लॉज होना जरूरी है कि फॉर एनी मिस्टेक यू विल बी लायबल टू रिम्बर्स अस। हमने तो कुछ कुछ जगह पे ऐसे भी कंडीशन डाली है कि अगर कोई हमारा ऑडिटर फाइंड आउट करता है ई वे बिल में मिस्टेक विच इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टर, तो हम आपको 200 रुपए 300 रुपए की पेनल्टी भी लगाएंगे। वो 200-300 रुपए की अमाउंट छोटी होती है, ट्रांसपोर्टर को बहुत दर्द होता है उससे, कि उसको लगती है कि यार ये क्यों लगाई इन्होंने। बट विद दिस ही विल टेक प्रिकॉशंस कि मुझे मिस्टेक नहीं करनी है। जिस तरह से लॉ बने, लॉ बोलता है सप्लायर आप भी बना सकते हो, ट्रांसपोर्टर आप भी बना सकते हो, रिसिपिएंट आप भी बना सकते हो, तीनों बना सकते हैं। ट्रांसपोर्टर के ऊपर देखा जाए तो रोल 100% डालना जरूरी था, बट ऐसा नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टर अदरवाइज विल गो ऑन स्ट्राइक। सो इनडायरेक्टली सप्लायर ने ध्यान रखना जरूरी है, और द पर्सन हु इज डूइंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। समटाइम buyer can do the movement of goods. How can we know the vehicle is changed? Friends, how can, देखिए एज अ यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं तो हमें ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे मालूम चलेगा। दोस्तों जैसे हम मान लो एक दूर जा रहे ट्रैवलिंग के लिए, तो 2-3 बार प्लेन बदलते, गाड़ी बदलते, सब कुछ फिक्स होता है ना कहाँ पे क्या चेंज करना है। तो सर वैसे ट्रांसपोर्ट का भी उनका मालूम होता है, उनके कहाँ पे स्टॉपर्स है, कहाँ पे
गाड़ी चेंज होना, उनको मालूम होता है पूरा, पहले से डिसाइडेड सिस्टम होती है। सो बेस्ड ऑन दैट यू विल बी, योर पर्सन विल बी अवेयर। उनको आप जस्ट पूछ सकते हो, क्योंकि रेगुलर डिलीवरी होती है। मान लो कोई टाटा का प्लांट है जमशेदपुर में, गाड़ी जा रही है, तो हर रोज जाती है गाड़ी वहां पे, तो हर रोज जो भी चेंजेस होना है हर रोज हर बार होते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट एन इन्फॉर्मेशन की गाड़ी कब कब चेंज हो रही है। ई वे बिल पे इनवॉइस नंबर चाहिए, हम तो इनवॉइस नहीं बनाएंगे ना ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स, डिलीवरी चलन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर मोमेंट ऑफ गुड्स। यस, अच्छा राजेश सर ही है, मैंने देखा ही नहीं। ओके, so friends, hope you understood the e-way bill concept. Very important friends, very important, the most important in the GST I will say. गलती हुई ना तो बहुत बड़ी पेनल्टी है। मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, अभी एक राजेश सर जो बात कर रहे थे किलोमीटर की, वो क्या है, लॉ में इसे लिखा है कि जैसे मान लो पुणे से गाड़ी जा रही है, पुणे में बड़ी गाड़ी आजकल अंदर नहीं आ सकती, जो बड़ा सारा कंटेनर होता है वो नहीं आ सकता है। आप हम देखते हैं हाईवे पे बहुत बड़ा कंटेनर जाते रहता है, बट वो सिटी एरिया में नहीं आ सकता है। तो सिटी से तो नॉर्मली ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, दे यूज अ स्मॉल व्हीकल, सो फ्रॉम बिजनेस लोकेशन टू अ ट्रांसपोर्टर लोकेशन टू लॉजिस्टिक लोकेशन मूवमेंट करने के लिए छोटी गाड़ी यूज होती है। नॉर्मली लॉजिस्टिक वालों के जो वेयरहाउस है, ये नॉर्मली आउटसाइड द सिटी, जैसे वागोली में हो सकता है, सनसवाड़ी में हो सकता है, चाकन में हो सकता है, मोशी में हो सकता है, भोसरी में हो सकता है। तो चांदनी चौक की उधर हो सकता है। तो ये क्या करते हैं कि ये नॉर्मली सिटी में गाड़ी भेजेंगे, उस गुड्स कलेक्ट करेंगे, उनके वेयर हाउस पे जाएगा और फिर बड़े सारे गाड़ी में मूवमेंट होगा। दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस फॉलोड। और वैसे ही जहाँ पे मुझे डिलीवरी देनी दिल्ली में, तो दिल्ली के नियर बाय उनके गोडाउन में जाएगा, वहां पे जाके वापस गाड़ी चेंज होगी और छोटी छोटी गाड़ी में डिलीवरी होगी। ये सिस्टम नॉर्मली सब जगह फॉलो होती है। तो इसको एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है। रिलैक्सेशन ऐसा है, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है फ्रॉम बिजनेस लोकेशन टू ट्रांसपोर्टर लोकेशन, उस केस में आपको ई वे बिल का पार्ट बी जरूरी नहीं है, सिर्फ पार्ट ए होगा तो भी सफिशियंट है। पार्ट बी क्या है दोस्तों ई वे बिल का, व्हाट इज द पार्ट बी? मैंने बताया था शुरुआत में, दीपाली, सुरेश, व्हीकल डिटेल परफेक्ट, विष्णु व्हीकल डिटेल्स। सो जब बिजनेस लोकेशन से ट्रांसपोर्टर लोकेशन तक मूवमेंट हो रहा है तो पार्ट बी की जरूरत नहीं। पार्ट ए कंपलसरी है, बट उसके लिए लिमिट है 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर में नॉर्मली ट्रांसपोर्टर का होता ही है। सो मान लो ट्रांसपोर्टर का वागोली को है और मैं हूँ कोथरूड में, तो यहाँ से मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ से वागोली मेरे हिसाब से कुछ 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट ए बनाना है, सिर्फ पार्ट ए बनेगा, पार्ट बी नहीं बनाए तो भी चलेगा। और फिर ट्रांसपोर्टर उसके यहाँ पे जाने के बाद पार्ट बी करके गाड़ी आगे भेजेगा। होप यू अंडरस्टूड दिस 50 किलोमीटर कंसेप्ट। वैसे ही जब मान लो दिल्ली में गुड्स पहुंच गए, जैसे हमें अमेजोन पे समझता है गुड्स रीच योर लोकेशन, फिर आपको आज डिलीवरी मिलेगी। वैसे ही जब बायर के सिटी में गुड्स पहुंच जाते हैं और जब ट्रांसपोर्टर के वहां के गोडाउन पे गुड्स पहुंचते हैं और जब बायर को अल्टीमेटली मिलने वाले हैं, तो जो ट्रांसपोर्टर की लोकेशन से बायर के लोकेशन तक का जो डिस्टेंस है उसमें पार्ट भी अपडेट नहीं किया तो भी चलेगा। सो शुरुआत का लेग ऑफ ट्रैवल एंड लास्ट लेग ऑफ ट्रैवल, जब ये मूवमेंट फ्रॉम सप्लायर टू ट्रांसपोर्टर है या ट्रांसपोर्टर टू बायर है, इसमें पार्ट भी नहीं होगा तो ही चलेगा। और इसके लिए डिस्टेंस का लिमिट है 50,000। इसके अलावा और एक जगह है जहां पे ई वे बिल नहीं लगता है या जो भी कुछ रिलैक्सेशन है, वो है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में इनवॉइस नहीं बना सकते जब तक मैं वो मटेरियल वेइंग मशीन तक नहीं लेके जाता। वेइंग मशीन होती है, हम देखते हैं कभी कभी रोड्स के साइड में, वो ऐसा लिखा रहता है कि यहाँ पे गाड़ी का वेट किया जा सकता है, तो उसके ऊपर व्हीकल आती है, उसका वेट किया जाता, देखा होगा आप लोगों ने, यस और नो? वेइंग मशीन मतलब छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा होता है वो, मतलब जिसके ऊपर पूरी गाड़ी की गाड़ी उसके ऊपर आती है। यस प्रवीण, सतीश। सो जब तक वो वेइंग किया नहीं जाता और वो फैसिलिटी शायद कंपनी में नहीं होगी, तब तक इनवॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि मालूम नहीं है कितना मटेरियल अंदर कितना केजी है। तो इसलिए एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है कि जब मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है कंपनी से वेइंग मशीन तक, अगर वो 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है तो ई विल नॉट रिक्वायर्ड। उसके अलावा रिलैक्सेशन नहीं है। और एक रिलैक्सेशन में बोलूंगा कि एग्जाम्प्टेड गुड्स में, तो सबको मालूम ही होगा शायद, एग्जाम्प्टेड गुड्स के केस में ई विल नहीं लगता है।
So other than that, there is no relaxation. E-way bill is compulsorily, mandatorily, and it needs to be complied properly. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. रिसेंटली मेरे साथ हुआ हिमाचल में. हमारे क्लाइंट की गाड़ी निकली और उन्होंने पार्ट भी अपडेट नहीं किया था और गाड़ी ऑफिसर ने पकड़ ली और मुझे फोन आया. फोन जब तक मुझे आया मैं रिसीव करता था, ऑफिसर ने नोटिस वगैरह देख के सब कुछ मैटर खत्म कर दिया था. मैटर ऑलरेडी पैनिक शुरू था. मुझे फोन पे फोन बज रहे थे. आई डोंट नो, मैं कुछ काम में था, मैं रिसीव नहीं कर पाता. 4-5-6 फोन आ गए थे. जब ऐसा होता तो समझ लेता हूँ मैं. मतलब एक मेरा, शायद राजेश सर भी एक्सेप्ट करेंगे, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा और आप में से किसी के साथ भी ऐसे हुआ होगा. 5-6-7 फोन बज गए, समझना कुछ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई. आईसीयू में चला गया गुड्स. तो मुझे फोन आया कि सर हमारी गाड़ी पकड़ी गई है, ऑफिसर छोड़ नहीं रहा है, उसने नोटिस वगैरह सब जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी है. मैं बोला भाई आपका. तो मैंने पहले मैं बोला मुझे पहले डॉक्यूमेंट भेजिए, आपका क्या मिस्टेक है मुझे समझ नहीं दीजिए. मैंने आधे घंटे के अंदर पूरा सब मंगा के स्टडी किया. मुझे समझ में आया कि लोगों ने पार्ट ए बनाया है, पार्ट बी नहीं बनाया है. और ये गुड्स जो जा रहे हैं ये वन लोकेशन टू ट्रांसपोर्टर लोकेशन जा रहे थे, बिजनेस लोकेशन ट्रांसपोर्टर लोकेशन. ऑफिसर को प्रोविजन के बारे में शायद मालूम नहीं था, नया नया ऑफिसर था. दोस्तों ऑफिसर लोगों को ज्यादा बहुत बार मैं देखता हूँ लॉ ठीक से नहीं मालूम होता है. इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन दे आर मॉनिटरिंग द लॉ, दे शुड अवेयर ऑफ एवरीथिंग. बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज सैड पार्ट, दे आर नॉट स्टिल अवेयर. इवन मेनी प्रोफेशनल आल्सो नॉट अवेयर. एवरीवन इज लर्निंग. सो दोस्तों ऐसा नहीं कि जब ऑफिसर कुछ कार्रवाई करता है तो जो सही हो. तो अभी नोटिस भी इशू हो गई थी, तो वो बोला पैसे भरो नहीं तो मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, व्हीकल नहीं दूंगा. और थोड़ा सा क्लाइंट मुझे भी ब्लेम करने लग गया, आपने फोन उठाना चाहिए था, आप ऐसे मत करते जाइए. मैंने एक ने 4 बार फोन किया, हम लोगों ने अलग अलग लोगों ने. मैंने फिर तुरंत 10-15-20 मिनट के अंदर पूरा रिप्लाई ड्राफ्ट किया विथ लीगल प्रोविजन कि बॉस मैंने कंप्लायंस किया है एज पर रूल 38, आई थिंक रूल 6 और 7 कुछ तो है, कि पार्टी बनाया था, ट्रांसपोर्टर के लोकेशन तक गुड़ जा रहा था. आप मेरा ट्रांसपोर्टर का चलन देख सकते हो, एलआर कॉपी. तो यहाँ से जो रोड है ये ट्रांसपोर्टर उधर जा रहा है और ये छोटी गाड़ी में जा रहा है और इसके आगे ये गुड्स आगे शिफ्ट होने वाला है. मैंने तुरंत एक ट्रांसपोर्टर से भी लेटर अरेंज कराया कि यस वी आर टेकिंग दैट गुड्स एंड इट विल बी रीचिंग टू अवर लोकेशन, देयर आफ्टर इट विल बी फॉर द फर्दर मूवमेंट. और सब डॉक्यूमेंटेशन इन 1 आवर सब कुछ करके सब दिया, ऑफिसर को दिया. ऑफिसर भी थोड़ा शॉक हो गया कि अभी क्या करना है ये, तो वो लोग कुछ तो डॉक्यूमेंट रिप्लाई लिख के आए हैं. तो उससे बॉस के साथ बात की, उसके बॉस के साथ मैंने भी बात की. मैंने बोला सर देखिए मैं भी जीएसटी में अच्छा खासा जानकार हूं, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हो. यू शुड नॉट, और मैंने डायरेक्टली बोला यू शुड नॉट ट्राई टू यूज योर पावर इलीगली, रॉन्गली, एंड टू जस्ट एक प्रेशर क्रिएट करके पैनिक करके बाबा आपको कुछ हो सकता है, मुझे मालूम है आप लोग ऐसा क्यों करते हो, बट यहाँ पे कोई गलती नहीं है. वी विल नॉट पे अ सिंगल पाई एंड इफ यू डू दिस आई विल इमीडिएटली ट्वीट दिस टू द गवर्नमेंट. मैंने ऐसा कड़क शब्द में उसको बोला, सही में बोला. एंड फ्रेंड्स उसने 15-20 मिनट में गाड़ी छोड़ दी. मतलब 15 नहीं, उसने शायद लिख के लिया कुछ उनके हैंडराइटिंग में थोड़ा साथ पे कि क्या हुआ अभी, क्योंकि एक्शन तो ऑलरेडी इनिशिएट हो गई थी. और मैंने जो बात की ना, मतलब ऐसे बात नहीं की कि बाबा ऑफिसर है कुछ है. मैंने प्यार से बट विथ स्ट्रॉन्ग वर्ड बात की. पहले उसको बताने की कोशिश की, बोले नहीं नहीं हमने तो नोटिस इश्यू कर दिया, आपको तो बनना पड़ेगा. बोला सर यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ इन द ट्रू स्पिरिट, देयर इज नो मिस्टेक, यू आर नॉट चेक द रूल्स प्रॉपरली, यू चेक माई रिप्लाई व्हाट आई एम सेइंग. उसने फिर 15-20 आधे घंटे के बाद गाड़ी छोड़ दी. तो दोस्तों ऐसा नहीं कि जब ऑफिसर गाड़ी पकड़ेगा यू जस्ट गो टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू मे डेफिनेटली फाइंड अ सॉल्यूशन. If we supply both exempt, taxable and e-way bill required, friends e-way bill में मैं बताता हूँ आपको, बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. प्रैक्टिकल मतलब जैसे मैं आपको बता, और एक मुझे क्वेश्चन आया था कि महाराष्ट्र से गुजरात में गुड्स बेचे गए और कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिए गुड्स. और इन्होंने भी बोला ठीक है रिजेक्ट तो रिजेक्ट, इन्होंने भी क्रेडिट नोट पास कर दिए सप्लायर ने. गुड्स कस्टमर की लोकेशन पे पड़े हुए थे 2 महीने से, मतलब गुजरात में. उनका मुझे फोन आया 2 दिन पहले कि सर अभी एक डिसाइड ऐसे हो रहा है कि
जब पहली बार भेजे तब ई वे बिल बनाया था, रिजेक्ट जब हुआ तब उन्होंने डेबिट नोट राइज किया, उन्होंने क्रेडिट नोट राइज किया और मैटर वहीं पे फिनिश हुआ था। बट आज ऐसे डिसाइड हो रहा है ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड वी आर इशूइंग द न्यू इनवॉइस। आपको समझ में आया क्वेरी? वी आर इशूइंग द न्यू इनवॉइस। उसका क्वेश्चन था सर अभी ई वे बिल का कैसे करूं? सो फ्रेंड्स, हमें ई वे बिल बनाएंगे हम वापस एक बार क्या नहीं? प्लीज रिप्लाई। सुरेश, चेतन, नो 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 नो, प्रवीण नो। फ्रेंड्स, आई थिंक आई शुड थैंक्स टू राजेश सर। राजेश सर ने आप सबको जीएसटी एक्सपर्ट बना दिया, सभी चीजों का सभी एंगल से आपको स्टडी करा दिया जीएसटी, एंड आप सब लोग सही आंसर दे रहे हो। फ्रेंड्स, द पर्सन हु आस्क्ड मी द क्वेरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ही इज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 20 इयर्स। उसने पुराना लॉ भी देखा है, नया लॉ भी देख रहा है, स्टिल ही वाज कंफ्यूज्ड। नहीं लगेगा ना ई वे बिल, वापस इनवॉइस बना रहा हूं। ई वे बिल कब लगता है? मोमेंट ऑफ गुड्स लगता है। मोमेंट तो ऑलरेडी हो गया है। तो मैं उनको बोला सर एक काम करिए, आप इनवॉइस के ऊपर लिखिए डिलीवरी ऑलरेडी मेड वाइड इनवॉइस नंबर दिस, however cancelled by credit note this, but now customer has accepted therefore invoice raised। ऐसा एक नोट डाल के रख दीजिए, क्योंकि आपको आज याद है स्टोरी क्या है, एक साल बाद स्टोरी याद नहीं होती है। तो कभी ऑफिसर कुछ पूछता है तो यू कैन रिप्लाई दैट वे। सो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेरी बहुत आती है दोस्तों, ई वे बिल में बहुत बार आती है। इसका कोई लॉ के हिसाब से स्ट्रिक्टली आंसर या स्ट्रिक्टली सॉल्यूशन ऐसे लॉ में लिखा है बाबा हाँ ये है तो ऐसा, ये ऐसा नहीं है। आप कंसेप्ट को समझो, उसके हिसाब से आंसर करो। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके वजह से मैंने इतना पूरा एक्सप्लेनेशन मेरा भाषण दिया कि एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों मूवमेंट हो रहे तो क्या करना है। तो आई विल सजेस्ट इस केस में तो आप पूरे अमाउंट का ई वे बिल बना दो, या तो फिर दो डॉक्यूमेंट अलग बना के एक का ई वे बिल बनाओ, एक का मत बनाओ। अंडरस्टूड? या तो फिर एक ही बना रहे होगे। नाउ वी नीड टू चेक कि वहां पे टैक्स रेट 0 का ऑप्शन है क्या। अगर है तो फिर आप एचएसएन में टैक्सेबल गुड्स का एचएसएन डालोगे, वो रेट डालोगे, और एग्जम्प्टेड के केस में वहां पे 0 टैक्स रेट सिलेक्ट करके वैसे कर सकते हो। सो इट्स अ मोरल प्रैक्टिकल प्रोसीजर।